हेलो एवरीबॉडी, आपका मेरे चैनल डीजी वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने ग्रेविटेशन का पढ़ा दिया था, हाफ पोर्शन मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। बाकी का जो बचा हुआ ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है, सब टॉपिक ग्रेविटेशन का, उसको मैं आज कंप्लीट करने जा रहा हूँ। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं फिर आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। 9th कंप्लीट होने के बाद मैं फिर 10th क्लास का लाऊंगा, उसके बाद 11th की केमिस्ट्री लाऊंगा। इस तरह से मैं अभी लाते रहूँगा। अभी तो फ़िलहाल मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और मेरे चैनल पे केमिस्ट्री का वीडियो भी अपलोड हो रहा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने 9th क्लास का ऑलमोस्ट केमिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है। थोड़ा सा भी पोर्शन बचा हुआ है, उसको मैं भी आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करा दूँगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन का जो बचा हुआ पोर्शन था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जी का जो वैल्यू होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है जी mm/a² होता है। जी, जहाँ कैपिटल जी जो है, इसका वैल्यू मैंने पिछले क्लास में बताया था 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछते रहता है, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप याद रखिएगा। कई बार डायरेक्ट यही पूछ दिया जाता है कि जी का वैल्यू क्या होता है। तो ये तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इसका क्या फिजिकल इम्प्लीकेशन है। हम लोग इसको अपने डे टू डे लाइफ में इस फोर्स को हम अपने दोस्त या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इसको क्यों नहीं कोरिलेट कर पाते हैं। मैंने बताया था कि मैंने जो न्यूमेरिकल बताया था दोस्त, लेकिन उसमें बहुत ही कम आया था जी का वैल्यू, एकदम 10⁻⁹ के ऑर्डर में आया था। इस तरह का कुछ आया था। मतलब दो दोस्त थे, एक का मास था 40 kg, एक का मास था 50 kg, और दोनों के बीच में मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया था, तो 10⁻⁹ के ऑर्डर में आया था। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत ही छोटा आया था। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने पिछले क्लास में बताया था। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देखिए, ताकि आज आप इस वीडियो को समझ सकें। तो ये तो मैं पिछले क्लास का ओवरव्यू दे रहा था। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरा आज का सबसे पहला टॉपिक है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मतलब जी जो है वो मास से इंडिपेंडेंट होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो जी का वैल्यू होता है, देखिए कैसे लाए थे। एफ बराबर क्या रखे थे, एफ बराबर mg रखे थे, इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m डिवाइडेड बाई r² रखे थे। तो ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाता है। जी का वैल्यू क्या आ जाता है, जी का वैल्यू आता है Gm/r², जहाँ m जो है ये किसका मास है, अर्थ का मास हम रफली कितना लिखते हैं, 6 × 10⁻24 kg, और अर्थ का रेडियस कितना लेते हैं, 6.4 × 10⁻6 किलोमीटर। तो ये सब पुट करके मैंने पिछले बार बताया था, और जी का वैल्यू जो मैंने निकाला था वो कितना था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कई बार उसको ऐसे लिखते हैं मीटर सेकेंड के पावर -2। बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों एक जैसे हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि मीटर पर सेकेंड या सेकेंड के पावर -2 दोनों सेम थिंग है। तो देखिए ये तो हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको बताऊँगा कि जो जी का वैल्यू है मास से इंडिपेंडेंट होता है। जी का वैल्यू सिर्फ क्या हो रहा है, जी का जो वैल्यू है क्या आ रहा है, जी का वैल्यू बस स्मॉल जी का वैल्यू आ रहा है जी इंटू m डिवाइडेड बाई r²। तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल होती है अर्थ पे, उसके मास से वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि कोई भारी चीज़ गिरा है या हल्का चीज़ गिरा है। इसी एक्सपेरिमेंट को जो थे गैलीलियो ने किया था पीसा की झुकी हुई मीनार से। उन्होंने किया क्या था कि एक फेदर लिया था, मतलब पक्षी का पंख लिया था, और एक स्टील बॉल इस टाइप का कुछ छोटा सा लिया था। तो पीसा की झुकी मीनार से उन्होंने क्या किया था, पीसा की झुकी मीनार इस टाइप का कुछ मीनार था, वहाँ से उन्होंने किया क्या था कि स्टील बॉल था उसको गिराया था, और जो फेदर था, जो पंख होता है इस टाइप का कुछ,
उसको गिराया था, दोनों गिराया था, एक दोनों गिराया, उसके बाद देखा कि दोनों का जो है वो सेम टाइम लगता है, मतलब इसका मास मास ज़्यादा था, मतलब पहले एक बार ऐसे गिराया गया कि एयर रेजिस्टेंस में हो, फिर एक अलग कंडीशन में गिराया गया, तो दोनों के बाद ऑब्जर्व करके देखा गया कि मास से इंडिपेंडेंट होता है। दोनों को जब पीसा की झुकी मीनार से गिराया गया था और नीचे आने में सेम टाइम लगता है, मतलब हिट करता है, जब जितने टाइम बाद दोनों सेम टाइम में हिट करता है, हिट का आवाज़ आया था। तो इस तरह से पीसा की झुकी मीनार से एक्सपेरिमेंट करके वो गैलीलियो ने बताया था कि जो कोई भी बॉडी जो फ्री फॉल होती है ड्यू टू अंडर ग्रेविटी, वो मास से इंडिपेंडेंट होती है, वो मास से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब मास पे वो डिपेंड नहीं करता है। और ये हम बहुत ईजिली यहाँ पे इस फार्मूले से भी देख सकते हैं। ये वाला जो हमारा फार्मूला है बहुत ही बेसिक फार्मूला है कि ऑब्जेक्ट के मास का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, ये मास ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करके लिख लीजिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी जब गिरता है तो मास पे डिपेंड नहीं करता, यानी कोई भारी बॉडी है और कोई हल्का बॉडी है तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि जो भारी बॉडी है वो जल्दी गिर जाएगा, जो हल्का बॉडी है, जो हल्का सामान है या कोई वस्तु है वो देर से गिरेगा। तो ये मेरा कहने का जो जिस्ट था इतना बताने का वो यही था कि मास से इंडिपेंडेंट होता है। इसके बाद देखिए अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जब मैंने मोशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को 3 इक्वेशन बताए थे। मैंने 3 इक्वेशन बताया था, v बराबर u प्लस ए टी, लेकिन यहाँ पे जी टी हो जाएगा। ए जो मैंने बताया था ए इक्वल टू जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। वैसे ही हो जाएगा क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ए न लिख के इसको भी यहाँ जी लिखेंगे। एस बराबर क्या लिखे थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी टी स्क्वायर। ये सारे चीज़ इसलिए वैलिड हो रहा है कि ये जो मैंने उस चैप्टर में बताया था, ये जो 3 बेसिक इक्वेशन होते थे, जिसका फर्स्ट इक्वेशन था वी बराबर यू प्लस ए टी एंड सो ऑन, 3 जो ऊपर में है एक जगह जी रख के देख लीजिए। तो ये जो सारे इक्वेशन होते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तभी ये सब पुट किया जाता है। ये सब तीनों इक्वेशन v बराबर यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको मैंने ए को जी से इसलिए रिप्लेस कर दिया कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो जी का वैल्यू होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, यानी हमारा जो रेडियस है अर्थ का वो सेम नहीं है, मतलब डायमीटर है वो अलग अलग लोकेशन में अलग अलग है। जो इक्वेटर पे जो डायमीटर है अर्थ का वो ज़्यादा है और जो पोल पे है वो कम है। तो इस तरह से पोल पे जो है जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे है जो जी का वैल्यू वो मिनिमम होता है। कौन से फॉर्मूला से, जी बराबर एम बाई आर स्क्वायर। ये मास, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था उस पे जी एम बाई आर स्क्वायर, ये जी वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं आर है। तो आर जहाँ पे मिनिमम होगा, वहाँ पे जी मैक्सिमम होगा, आर जहाँ पे मैक्सिमम होगा जी मिनिमम होगा। तो ये तो मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से, बहुत देर में मैंने अच्छे से समझा दिया है, तो वो आप नहीं देखे तो पिछले वाला वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये जो मैंने जो इन सारे इक्वेशन में ए होता है उसको मैंने जी से रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हम लोग अर्थ के आसपास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मानते हैं। क्या मानते हैं, यूनिफॉर्म मानते हैं। तो यूनिफॉर्म होने के कारण ये जो सारे मोशन में मैंने इक्वेशन बताया था ये भी यहाँ पे वैलिड होंगे। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। और इसमें देखिए एक साइन कन्वेंशन है, वो मैं बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन इम्पॉर्टेंट है। जब आप किसी भी पार्टिकल को, बॉडी को ऊपर की ओर फेंकते हैं, जब ऊपर की ओर जाता है तो ये सारे जो इक्वेशन है
उसमें जो जी का वैल्यू लीजिएगा, जब अर्थ से ऊपर जाता हुआ रहेगा, मान लिया ऐसे फेंका ऊपर जा रहा है, तो जो एक्सेलरेशन इक्वल टू जी होगा, जी ये प्लस माइनस में लेंगे, माइनस जी लेंगे। और जब कोई बॉडी नीचे आ रहा होगा तो जो ये एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा, प्लस जी होगा। तो ये साइन कन्वेंशन याद रखिएगा। जैसे कि अब v बराबर यू और कोई किसी वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो -80 नहीं GT होगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। इसी तरह से सारे में आप रिप्लेस कर लीजिए, v² बराबर u² -2GT, ऊपर की ओर जब फेंक रहे हैं। वैसे ही एक और है, उसमें रिप्लेस करके आप देख लीजिए। तो ये याद रखिएगा कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। जब अर्थ से ऊपर की ओर जा रहा हो तो माइनस में होगा, जब अर्थ की ओर आ रहा होगा, अट्रैक्ट हो रहा हो, तो प्लस में होगा। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में अगर ये आप यूज नहीं कीजिएगा प्लस माइनस का तो आपका आंसर काफ़ी वेरी करेगा। तो इसलिए मैं बता दिया हूँ, ये छोटा चीज़ है लेकिन छोटी छोटी बातें बहुत मोटी बातें होती हैं। शक्तिमान जब आप लोग देख, शक्तिमान तो खैर आप लोग के जनरेशन में नहीं था, हम लोग जब शक्तिमान देखते थे उसमें छोटी छोटी और मोटी बातें बताया जाता था। अभी फिर से शक्तिमान का रिकास्ट हुआ था, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको देख सकते हैं। हम लोग जब चाइल्डहुड में थे तो शक्तिमान देखते थे, तो हम लोग का फेवरेट शो हुआ करता था। तो जब शो ख़त्म हो जाता था तो लास्ट में छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताया जाता था। तो इसी तरह से मैं न्यूमेरिकल में छोटी छोटी मगर मोटी बातें बता रहा हूँ। अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप पूरा मेहनत करके भी न्यूमेरिकल गलती कर दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। अब इसके बाद देखिए हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ये हो गया इक्वेशन, सारा जो वैलिड होता है ये मैंने कर दिया। अब देखिए आज का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मास एंड वेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मास एंड वेट, देखिए मास एंड वेट के बारे में मैं रफली थोड़ा सा पहले भी आइडिया दे चुका हूँ कि जो मास है वह स्केलर क्वांटिटी है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे आप बाज़ार जाते हैं, 1 किलो सब्जी लेते हैं, 1 किलो आलू लेते हैं, तो 1 किलो आलू का जैसे वो वजन करता है तो मास करके तौल के आपको देता है, तो वो क्या है, वो एक सिर्फ मैग्नीट्यूड है। 1 केजी जो शो कर रहा है वाट, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो जाए तब उसको हम लोग बोलते हैं वेट। जैसे कई बार आप लोग सिलेंडर भराने जाते हो, जो छोटा वाला सिलेंडर रहता है 4-5 किलो जिसमें गैस आता हो, तो उसको एक वेट बैलेंस, इस टाइप से एक वेट बैलेंस रहता है। ऐसे उसमें डिफरेंट रीडिंग रहता है, 1 kg 2 kg 3 kg 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर स्प्रिंग रहता है, इसके नीचे ला के ऐसे हुक लगा हुआ रहता है। इसमें आपका वो सिलेंडर लटका देता है, सिलेंडर इसमें आपका ऐसे लटका दिया और फिर आपको सिलेंडर में कितना गैस भराया, तो इस टाइम जो स्प्रिंग बैलेंस, इसको वेट बैलेंस भी बोलते हैं, वेट बैलेंस। तो इससे जो मेजर करते हैं, इससे वेट मेजर करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस से वेट मेजर करते हैं। और जो हम लोग जाते हैं दुकान में तो वो इस तरह का कुछ यूज करता है, इस तरह का रहता है, और वो इस टाइप का तराजू जिसको बोलते हैं, इस टाइप का यूज करके जो हम लोग यूज करते हैं, एक तरफ सामान रखता है, एक तरफ बटखारा रखता है। तो ये जो होता है, ये इससे हम लोग मास मेजर करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे मास करते हैं, इससे वेट करते हैं। इससे मास करते हैं, इससे वेट करते हैं। तो वेट क्या है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर जब बताया था उसी में बता दिया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बेसिक यूनिट वाला लेक्चर को आप देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि साथ ही बेसिक यूनिट क्यों होता है और फिर उससे सारा बेसिक यूनिट हम कैसे डिराइव कर लेते हैं। तो आप सारे लेक्चर को रेफ़र कीजिए, मैं सारे चीज़ें डिटेल में बताया हूँ और उसका वाई भी क्लियर किया हूँ कि 7 यूनिट है, उसका इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, उसी से सारे यूनिट है वो डिराइव होते हैं। तो अब मेरे प्रीवियस लेक्चर को रेफ़र करके देखते रहिए, मैं एकदम स्टार्टिंग से बनाया हूँ जिससे किसी को दिक्कत ना हो। तो चलिए, जो आज का हमारा अभी का टॉपिक है मास एंड वेट, उस पर बात करते हैं। इधर उधर का बात ना करके मास एंड वेट पे बात करते हैं। देखिए मास क्या होता है कि जैसे कोई भी बॉडी है, कोई भी अगर ये वस्तु है, ये देखिए मेरा मार्कर है, तो इसमें जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से बना हुआ है, तो जो मास है, जो मतलब द्रव्यमान जो इसका होगा, तो जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका जो मास होगा उसके बराबर होगा।
लेकिन इसका जो वेट होगा, जैसे देखिए मास और वेट में अंतर क्या हो जाता है, मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताता हूँ। एक आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है, इसका जो वजन है, मास है 1 kg है, 1 kg, ठीक। तो मास इक्वल टू 1 kg। लेकिन अगर इसी का हम लोग वेट निकालना चाहे, 1 kg मास का वेट क्या हो जाता है, तो 1 इंटू 9.8, तो कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन। इसको केजी में मेजर करते हैं, इसको न्यूटन में मेजर करते हैं। तो वेट कुछ नहीं है, जो अर्थ के द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम लोग वेट बोलते हैं। द फोर्स exerted by earth on any body is called weight. A weight is a vector quantity which have both magnitude and direction. And about direction is always towards the center, मतलब अर्थ के केंद्र की ओर होता है। तो देखिए ये मास 1 kg हो गया, वेट कितना हो गया 9.8 kg। वैसे ही अगर आपका वजन मास अगर कितना हो, अगर आप 60 kg के हैं और वेट कितना हो जाएगा, तो वेट हो जाएगा उसमें 9.8 या ज़्यादा। अगर आप लेंदी कैलकुलेशन अगर इजीली बताना चाहते हैं तो 10 लीजिए ले 9.8 को, तो 600 न्यूटन, ये आपका वेट हो गया। अब मास, एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, मास जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिटी है, कहीं भी ले जाइए मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके मटेरियल में कहीं भी ले जाइए कोई चेंज होने वाला नहीं है, मटेरियल सेम रहेगा। लेकिन वेट क्या होता है, जी से जो अट्रैक्ट करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये जी है, ये सब जगह वेरी करते रहता है, पूरे इंटायर यूनिवर्स में वेरी करता है। यहाँ तक कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि अर्थ में भी वेरी करता है, मैक्सिमम पोल पे होता है और मिनिमम कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है। वैसे ही ये जो जी है वो इंटायर यूनिवर्स में चेंज होते रहता है। तो अगर मास जो है कहीं पे ले जाइए, मास ये तो मास नहीं होगा, यहाँ पे ये आप वेट लिखिए, इसको वेट मैंने इसको कैलकुलेट किया है, तो ये वेट हो गया 600 न्यूटन। अब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी इंटायर यूनिवर्स में ले जाइए तो उसका मास तो चेंज होगा नहीं, लेकिन वेट क्यों चेंज होगा, क्योंकि जी चेंज होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ चंद्रमा से कंपैरिजन करके। आपका अगर वेट यहाँ पे 60 kg है, तो चांद पे जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाता है। तो 60/6 इक्वल्स टू 10। देखिए अब हम निकालेंगे कैसे कि चंद्रमा पे वेट कितना होगा, मास कितना हो। मास तो सेम ही रहेगा, मास तो कहीं चेंज नहीं होता। वेट देखिए फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, F बराबर Gm/r²। इसी को हम लोग, F क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। इसी को हम लोग अगर लिख दे वेट ऑन अर्थ को WE से नोट कर दे, वेट ऑन अर्थ अगर नोटेशन दे दे, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो कहीं वेरी नहीं करेगा। बाकी ये क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, नहीं यहाँ पे तो अर्थ, फिर हाँ अर्थ पे निकाल रहे हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ, इसको भी ई लगा देते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। उसके बाद वेट ऑन मून को हम लोग m से डिनोट कर देते हैं। तो अगर इसका हो जाएगा तो फिर ये जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहने का मतलब तो कहीं चेंज नहीं करेगा। और मास यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, एम तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ मून हो जाएगा। अब ये तो मास तो सेम ही रहेगा, तो ये तो एमओ है, तो यहाँ पर भी एमओ रहने दीजिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो तो यहाँ पे भी, अर्थ पे भी, और ये कहाँ पे, मून पे, तब तो कंपैरिजन हो पाएगा। तो ये दोनों में सारा वैल्यू पुट कीजिए, जी का वैल्यू पुट कीजिए, मास ऑफ अर्थ पुट कीजिए, और कोई एक वस्तु ले लीजिए, उसका बाय द वे आप एरेबिट्री मतलब अपने मन से 10 kg मान लीजिए, लेकिन यहाँ भी फिर वही 10 kg रखिएगा, तब कंपैरिजन हो जा पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या रखिएगा, वही जी का वैल्यू रखिएगा, यहाँ पे मास ऑफ मून रखिएगा। मास ऑफ मून कितना है, 7.4 × 10⁻22 kg, ये रखिएगा। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 7.2 × 10⁻6 किलोमीटर, इसको रखिएगा। तो ये आ जाएगा। अब ये दोनों को देखिए, जो वेट ऑन मून
वेट ऑन मून ऑन वेट ऑन अर्थ, इसका जो रेशियो होता है 1/6 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब ये सारा वैल्यू आप पुट करिएगा तो 1/6 आ जाएगा, सारे कैंसल आउट होके। तो ये जो आता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वेट ऑन मून अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, वेट ऑन मून निकालना हो तो WM ऐसे लिख देंगे 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ, ऐसे हो जाएगा। अब अगर किसी व्यक्ति का वेट है, वो अगर 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 अर्थ पे 60 है, 60 न्यूटन है, ठीक। तो अगर उसको हम ले जा रहे हैं कहाँ, मून पे, तो मून पे क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 60, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। तो ये वाला स्टार मार्क करके लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल आता है कि कितना चेंज हो जाता है। एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, इसलिए हो रहा है कि जो मास है मून का वो अलग है, रेडियस भी अलग है, तब उसका जो जी वैल्यू होगा, जी का वैल्यू जो वहाँ पे होगा वो भी कम होता है, वो भी 1/6 हो जाता है यहाँ से। जी देखिए यहाँ और वहाँ में वेरी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए मास तो चेंज होगा नहीं, 10 kg यहाँ भी 10 kg वहाँ भी, बस यही हो जाएगा कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम जाता है, वेट इसीलिए कम जाता है। वो क्यों कम जाता है, अगर यहाँ पे भी ग्रेविटी नहीं होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं होता। अगर अर्थ पे जितना भी ग्रेविटी है, इतना अगर ग्रेविटी नहीं होता तो यहाँ पे हम लोग ना पानी ऊपर से पीते हैं, तो क्यों आराम से पी लेते हैं, इसलिए पी लेते हैं कि ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे गिरता है। मून पे आप जाके ऐसा पानी नहीं पी सकते, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी का बहुत वैल्यू कम है। वहाँ पे आप गिराइएगा तो वहाँ पे आपके मुंह में आने में 10 मिनट टाइम लग जाएगा, वो आ ही नहीं पाएगा। वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर ऐसे गिराते हैं तो धीरे धीरे तैरते रहता है, धीरे धीरे बहुत स्लो स्लो करके वो मून के सरफेस पे गिरता है, क्योंकि जी का वैल्यू कितना है 1/6 है। वो इसलिए होता है कि अर्थ से बहुत छोटा मून है उसका। और एक रीज़न यहाँ पे, एक मैं और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग जैसे अर्थ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है, डिफरेंट टाइप के गैसेस हैं। गैसेस में क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, जितने सारे गैस पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होकर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे ग्रेविटी देखिए, यहाँ पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये अभी यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिससे आपको क्यूरियोसिटी पैदा होगा साइंस के प्रति, और आप अच्छे से पढ़िएगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसका एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए ये अर्थ है, ठीक, अर्थ है, इसका यहाँ पे सेंटर रहेगा, ये मून है। यहाँ पे जी का वैल्यू जी है, ठीक, और यहाँ पे जो जी का वैल्यू है G/6 हो जाता है। इसको जो चारों तरफ है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसको मान लिया ऐसे ऑक्सीजन में बांट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी ये बांट दीजिए, लेकिन ये दोनों में फ़र्क क्या होगा, ये किसको, ये हम मून है, ये क्या है, अर्थ है। तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है जिसमें हम लोग सांस लेके ज़िंदा रहते हैं, वो किसके कारण है, जी के कारण है। इसलिए है कि अगर जी का वैल्यू 9.8 नहीं होता, इससे कम होता, तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, वो अर्थ के स्फेयर के चारों तरफ ऑक्यूपाई करके नहीं रह जाते, वो इस तरह से स्कैप कर जाते, चारों तरफ चले जाते। और यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता अर्थ में, हम लोग सांस नहीं ले पाते और सर्वाइव नहीं करते। बहुत सारे ऐसे प्लेनेट हैं जिसमें क्या होता है, मून पे भी ऑक्सीजन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो वो क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ में, जो मून में होना चाहिए, जो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है, उतना ग्रेविटेशनल फोर्स मून के पास नहीं है। इस कारण से यहाँ जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही रेयर है, वो सारे जो एयर मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन है, वहाँ से स्कैप कर जाते हैं। तो यहाँ पे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, हमारे अर्थ पे एबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ड्यू टू जी वैल्यू, मतलब जी का वैल्यू ज़्यादा होने के कारण ही, आगे के क्लास में आप जाइएगा तो पढ़िएगा कि स्कैप वेलोसिटी होता है। तो स्कैप वेलोसिटी तो ऐसे इसी क्लास में पढ़ना है। स्कैप वेलोसिटी होता है, जैसे स्कैप वेलोसिटी का बात निकला तो मैं थोड़ा सा स्कैप वेलोसिटी भी बता ही देता हूँ कि होता क्या है।
ई वी या भी लिख लीजिए। अर्थ पे जो है इसका वेलोसिटी कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब ये 11.2 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है क्या। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ से इस वेलोसिटी से अगर फेंक देते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पे, तो वो फिर अर्थ पे लौट के नहीं आएगा। तो द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच ए ऑब्जेक्ट इज थ्रू इनटू द स्पेस, मतलब वैसा कोई मिनिमम वेलोसिटी जिससे फेंकने से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फिर से अर्थ पे लौट के ना आए, तो उसको क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। अब मून पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितना है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखिए कितना कम है। तो इसी कारण से क्या होता है, जब ये देखिए ये तो जैसे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होता है या फिर जो हम लोग जितना भी अभी पढ़ रहे थे चंद्रयान 2, तो जो रॉकेट से छोड़ा जाता है वो 11.2 से ज़्यादा होता है, तभी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है। फिर इसके एक निश्चित दूरी पे जाके अर्थ के चारों तरफ परिक्रमा करने लगता है। तो एस्केप वेलोसिटी का ये वैल्यू है, स्टार मार्क कर देता हूँ, इसको आप लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। चंद्रमा अर्थ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, चंद्रमा पर 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो ये वैल्यू आप याद कर रखिएगा। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे किसी भी वस्तु को अगर फेंका जाए तो फिर से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के सरफेस पे लौटेगा नहीं, वो यूनिवर्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि वहाँ का जो मून का जो एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ का जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है उसका एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण मून उसको होल्ड करके नहीं रह पाता है और एस्केप वेलोसिटी के कारण वो निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं ये बता दिया, क्या बता दिया कि ग्रेविटी होने के कारण ही हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता। और एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम लोग सांस नहीं ले पाते, तो जिंदा कैसे रहते। मून पे नहीं सरवाइव करने का एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वाटर नहीं है। एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है मैंने बता दिया, क्योंकि जी का वैल्यू होता है, अर्थ पे जी होता है, वहाँ पे G/6 हो जाता है, इसलिए वहाँ पे एटमॉस्फेयर सस्टेन करना मुश्किल हो गया है। तो ये तो था वेट और मास के बारे में, उसमें मैंने ये एक अलग एडिशनल कॉन्सेप्ट बताया जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करता हूँ कि सुन के आपको भी अच्छा लगा होगा, इसको समझ रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। मेरे लेक्चर को पढ़ने में आपको मज़ा ही आएगा, क्योंकि मैं आसपास से सारी चीज़ों को रिलेट करके बताता हूँ, जिससे आपके इंटरेस्ट बना रहे। सिर्फ किताब में ब्लैक एंड वाइट पढ़ने में मज़ा नहीं आता जब तक कि आप उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते, तो उसको आसपास में रियलाइज़ कीजिए। देखिए तो कहाँ तक हो गया मेरा, मास एंड वेट हो गया। उसके बाद प्रेशर एंड थ्रस्ट के बारे में बताएंगे। प्रेशर एंड थ्रस्ट बचा, तो इसको हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। प्रेशर एंड थ्रस्ट ये थोड़ा सा मैं डिटेल में इसको बताऊंगा, थोड़ा बहुत एग्जांपल भी इसका दूंगा। तो ये थोड़ा सा अभी मैं बताता हूँ तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग लंबा वीडियो देखते नहीं है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको मैं अगले क्लास के लिए रखता हूँ। मैं इसको प्रेशर एंड थ्रस्ट जो है वो ग्रेविटेशन का लास्ट सब टॉपिक है, वो मैं अगले लेक्चर में इसको कवर करता हूँ। तब तक के लिए अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं तो बताइए कमेंट में कि मैं किस टाइप से न्यूमेरिकल आप लोग को प्रोवाइड करूं। और हाँ, आप आज एक कमेंट में ज़रूर बताइए कि जो कैपिटल जी होता है इसके बारे में सबसे पहले कौन बताए थे। कैपिटल जी जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो जी के बारे में ये जो वैल्यू कैलकुलेट किए थे उस साइंटिस्ट का नाम बताइए। तो साइंटिस्ट मैं दो बता देता हूँ, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला बताइए, पहला ऑप्शन रहेगा आइंस्टाइन, दूसरा ऑप्शन रहेगा न्यूटन, तीसरा ऑप्शन रहेगा गैलीलियो और फोर्थ ऑप्शन में है आपका कैवेंडिश। तो 4 ऑप्शन मैं दे दिया हूँ, फिर से सुन लीजिए। पहला है आइंस्टाइन, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है गैलीलियो, चौथा है कैवेंडिश। तो आप कमेंट में जाकर बताइए कि ये कैपिटल जी है, इसके बारे में जो ये वैल्यू निकाला गया था किसने निकाला था, आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो या कैवेंडिश। तो कमेंट में प्लीज़ आप बताइएगा। ये आपके लिए आज एक क्वेश्चन हो गया है, इसको आप बताइएगा डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी देखेंगे इसके बारे में ज़रूर रिप्लाई देंगे कि इसके बारे में जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू है कौन कैलकुलेट किए थे। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगर किसी तरह का भी आपको दिक्कत हो रहा हो समझने में, लाइट में, साउंड में, मेरे बोलने के तरीका में
कुछ भी आपको दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। जब तक बताइएगा नहीं तब तक प्रॉब्लम दूर कैसे होगा। और अगर आपको मेरा बताया हुआ नहीं समझ में आ रहा हो, कहीं पे हो सकता है मैं थोड़ा बहुत गलत न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह हो जाता है ऊपर नीचे, तो उसको मैं फिर अगले वीडियो में सुधार देता हूँ। तो उस तरह का भी अगर कोई चीज़ वीडियो के दरमियान में आ रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको रिजॉल्व कर दूँगा। तो आप जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे तक शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो सके, आपको भी फ़ायदा हो, दूसरों को भी फ़ायदा हो। घर में बैठे आराम से आपका ग्रेविटेशनल कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक जो मैंने पहले वाले भी जो वीडियो बना रखा है, फोर्स का हो गया, न्यूटन्स लॉ का हो गया, एसआई यूनिट हो गया, ये सारे वीडियो आप देखिए और उस रिस्पेक्टिव वीडियो के कमेंट में जाके बताइए कि आप उस वीडियो में और क्या चाहते हैं, तो मैं फिर उसमें और मॉडिफाई करूँगा और फिर से वीडियो एक और बना दूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।